हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ऑलरेडी हम इसमें 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, 3 पार्ट। आज हमारा पार्ट 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होगी, आपको सफलता दिलाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखेंगे आने वाले 10 से 15 मिनट में किस तरीके से हम लगभग 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ही नहीं, उन्हें याद भी करेंगे। पहली रचना है हमारी यहाँ पर, एक पुरुष और। आपको बताना है एक पुरुष और किसकी रचना है, रचनाकार आपको बताने हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता रही हूँ कि हर बार आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनके फैक्ट हैं वो आप नोट करते जाइए, अपना भी आंसर लगाते जाइए क्वेश्चन नंबर लिखकर, जिससे आपको पता चल सके कि मुझे तैयारी कितनी और करनी बाकी है, मेरी कितनी परसेंटेज जा रही है। अगर आप घर बैठ के कर पा रहे हैं तो परीक्षा हॉल में भी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो ये है आपका डॉक्टर विनय। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको आप ये देखिए, एक पुरुष और। भाई कोई व्यक्ति है जो कैसा है, विनय, जिसके अंदर दया है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, लाइन लगी रहती है ना, कई बार नंबर पर्ची खत्म हो जाती है, 11 बजे पर्ची नहीं बननी है, तो डॉक्टर विनय कह रहे कोई बात नहीं, एक पुरुष और है, ले लो, उस पेशेंट को भी हम देख लेंगे। ठीक है, एक पुरुष और है तो डॉक्टर विनय बोला ठीक है देख लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको एक कनेक्ट कर लीजिए। इतनी सारी रचनाएं होती हैं, उनको याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हम कहीं ट्रिक के साथ उसे जोड़ लेते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, एग्जाम भी निकल जाता है और हमें रचनाएं भी याद हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, आजाद, खुला। ठीक है, तो यहाँ पर उन्मुक्त रचना जो है किसकी है, ये है आपके सियाराम शरण गुप्त जी की। अब यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे, जब हम भगवान सियाराम, राम जी हैं, सियाराम सीता माता और राम जी, इनकी शरण में चले जाते हैं तो सारे बंधनों से, सारी जो मोह माया होती है उससे हम कैसे हो जाते हैं, उन्मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। सारी परेशानियां जो है भगवान के शरण में जाते हैं तो समर्पित कर देते हैं, भगवान हमारे सब बंधनों को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा आर्यावर्त। आर्यावर्त आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है, आर्यावर्त। ठीक है, ये है मोहनलाल महतो। ठीक है, किसकी है, मोहनलाल महतो, आर्यावर्त। ठीक है, आर्य भारत में सबसे पहले आए थे और भारत में ही भगवान कृष्ण, जिनको हम मोहन भी कहते हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण का ही नाम क्या है, मोहन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभात, किस कवि का उपनाम है। प्रभात का अर्थ होता है सुबह सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग, उसको प्रभात बोलते हैं। तो प्रभात में आपको बताना है केदारनाथ मिश्र। ठीक है, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ मिश्र प्रभात में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, वियोगी किस कवि का उपनाम है। इस तरीके के प्रश्न पूछे, कवियों के उपनाम भी पूछे जाते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ रचनाएं, रचनाओं के जो डेट हैं, उनके जो थीम है वो कहाँ से बिलोंग, किस गांव से हैं, उसका क्या पात्र हैं, ये सब इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं एग्जामिनर, हमें याद करने पड़ेंगे। तो कवि वियोगी जो है वो किस कवि का उपनाम है आपको बताना है। तो ये आपके मोहनलाल महतो का ही है। ये प्रभात इनका जो है उपनाम, ये 2 तरीके से इनका नाम दिया गया, एक होता है रचनाओं के आधार पर इनका नाम दिया गया है, एक कवि का उपनाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऐसे जयशंकर प्रसाद, उनका झारखंडी बचपन का नाम है, उनको अलग अलग उपाधियां दी गई हैं। तो वियोगी और प्रभात दोनों ही। ठीक है, प्रभात अगर देखें तो केदारनाथ मिश्र जी का है, और ये जो वियोगी है वो मोहनलाल महतो का। तो और भी कवियों के हैं, तो एक सीरीज में इसी के ऊपर लेकर आने वाली हूँ कि जितने भी कवि हैं उनके उपनाम और उनको उपाधियां जो दी गई हैं रचनाओं के आधार पर, वो दोनों ही प्रश्न। तो यहाँ पर 2 कवियों के उपनाम हमने पढ़ लिए हैं, एक केदारनाथ मिश्र जी के और एक मोहनलाल महतो का। मोहनलाल महतो का क्या है, वियोगी, और प्रभात जो है केदारनाथ मिश्र का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गीतों के रचनाकारों के नाम बताइए। काव्य रचनाएं हैं हमारे सामने, गीतों का मतलब क्या है, काव्य रचना, काव्य मतलब पद्य खंड जिसे बोलते हो। ठीक है, तो पद्य यानी कि काव्य है। आपको बताना है इतिल्म, हरी घास पर छड़वर, आपको याद आ गया होगा अगर आपने याद तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आवारा, अहेरी, ये रचनाएं जो है किसकी हैं, अज्ञे जी की। नेक्स्ट है, अज्ञे जी का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। समय की शिला पर, समय की शिला पर आपको बताना है कि यह जो रचना है वो किसकी है, यह है शंभुनाथ जी की। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो समय की शिला, भगवान शंभुनाथ किसको बोलते हैं, शिव जी को। शिव जी कहाँ रहते हैं, हिमालय पर्वत पर, शिलाओं पर। हिमालय पर्वत पर क्या पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उन शिलाओं पर विराजमान है, समय की शिला पर। ठीक है, भगवान जो शिव जी हैं वो हिमालय पर्वत पर शिलाओं पर विराजमान है, कौन, भगवान शंभुनाथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा आपको बताना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये किसकी है, धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट है आवारा अहेरी, अभी बताया था मैंने, ये तिल्म, आवारा, अहेरी, हरी घास पर छड़वर। ठीक है, ये है आपके अज्ञे जी की। नेक्स्ट है वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो, आपको बताना है कि रचना किसकी है, ये है आपके नरेश मेहता जी की।
बेरंग बेनाम चिट्ठियां, बेरंग बेनाम चिट्ठियां आपको बतानी है कि ये जो चिट्ठियां इस तरीके की बेरंग बेनाम, ये किसकी हैं चिट्ठियां, ये जो काव्य रचना है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो रचना है वो कौन सी विधा है, तो ये काव्य की विधा है, ठीक है। रामदरस मिश्र जी की है, किसकी है, रामदरस मिश्र जी की। काठ की घंटियां, काठ की घंटियां आपको बताना है कि यह रचना किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। नेक्स्ट है अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, ये आपके है केदारनाथ सिंह जी की, ठीक है। आप देखेंगे कि केदारनाथ ने बोला सिंह मतलब शेर, ठीक है, सिंह मतलब क्या होता है, शेर। तो वो केदारनाथ करे अभी बिल्कुल अभी मैंने यहाँ पे क्या देखा, सिंह देखा, ठीक है, अभी बिल्कुल अभी मैंने यहाँ पर क्या देखा, सिंह। और ये बात कौन बोल रहा है, केदारनाथ, ठीक है। बंसी और मादल आपको बताना है, बंसी और मादल रचना जो है वो किसकी है, ये रचना जो है आपके ठाकुर प्रसाद सिंह जी की है, ठाकुर प्रसाद सिंह जी की। नेक्स्ट है मैला आंचल का कार्य क्षेत्र। मैला आंचल आपको संक्षेप में, वैसे तो पूरा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, पूरा नहीं पढ़ सकते, तो आपको संक्षेप में मैला आंचल की कहानी, ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको हमें किसी भी हाल में संक्षेप में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आता ही आता है। तो मैला आंचल जो है, आंचल से आपका आंचल आंचलिक उपन्यास है ये, ठीक है। कथा क्षेत्र जो है बिहार के पूर्णिया जिला जो है, बिहार का एक पूर्णिया जिला है, वहां से बिलोंग करता है ये मैला आंचल उपन्यास। मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, किस राइटर का है, तो बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। नेक्स्ट है मैला आंचल, इसी से प्रश्न दिए गए। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये है आपका क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्र विशेष गांव से है, और ऐसे उपन्यास को हम कहते हैं आंचलिक उपन्यास, ठीक है, जो क्षेत्र विशेष से होते हैं तो इनको हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी मैला आंचल से ही है कि मैला आंचल उपन्यास किस वर्ष प्रकाशन इसका हुआ था, आपको बताना है, तो ये है आपका 1954 में। नेक्स्ट है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति है, ये इनकी पहली कृति है, और यहाँ पर ये भी पूछा सकता है कि मैला आंचल क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट उपन्यास दिए गए, उपन्यासकारों का नाम आपको बताना है, ठीक है, दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही बताना है कि जयवर्धन जो है, ठीक है, ये किसका उपन्यास है, जयवर्धन किसका है, ये है आपका जैनेन्द्र का। परख सुनीता, इनकी जो हम पहले भी पढ़ चुके रचना है, ठीक है। शेखर एक जीवनी, बहुत ही बहुत बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको भी हमें इसका संक्षेप में जीवन परिचय में पूरा का पूरा उपन्यास पता होना चाहिए। ये जो है आपके अज्ञे जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध है शेखर एक जीवनी, ठीक है। जीवनी के उसमें दिया हुआ है, लेकिन है ये उपन्यास, इस पे आप गलती से जीवनी मत लगा देना, ये उपन्यास है, ठीक है। इसमें शेखर जो है वो एक नायक है, किस तरीके से पूरी पूरी कहानी दी गई है, तो ये संक्षेप में इस उपन्यास की कहानी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक दा नैमिषारण्य, ठीक है, एक दा नैमिष, आपको बताना है कि ये जो है वो किसका है, ठीक है। तो ये है जो आपका, आपको बताना है कि अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये अमृतलाल नागर जी का है। नेक्स्ट है मृगनैनी, मृगनैनी आपको बताना है कि ये किसका उपन्यास है, मृगनैनी, मृग के नैन जैसे कहते हैं बहुत सुंदर होते इस तरीके से, तो वृंदावन में कौन है, कान्हा जी, ठीक है, वृंदावन में कान्हा जी, उनके मृग के समान नैन जो है, सुंदर सुंदर नैनों वाले हैं, कौन, भगवान कृष्ण। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये भी उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है विराट की पद्मिनी, विराट की पद्मिनी आपको बताना है कि ये उपन्यास किसका है, ये है आपके वृंदावन लाल वर्मा जी का। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, ये तीनों ही अज्ञे जी के हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। नेक्स्ट है रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची आपको बताना है कि यह उपन्यास जो है वो किसका है, इसके रचनाकार आपको बताने हैं कि रतिनाथ की चाची जो है वो किसका है, नागार्जुन जी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परती परिकथा, परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। नेक्स्ट सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य आपको बताना है कि ये जो है किसका है, उदय शंकर भट्ट जी का। नेक्स्ट है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, देखो इसको कैसे, मनुष्य को पता है कि सागर लहरें, गंगा जी, बहुत सारी नदियां जो है कहाँ गिरती जाके, सारी नदियों की लहरें कहाँ गिरती थी, सागर में जाके, और शंकर जी की जटाओं से क्या निकली है, गंगा, ठीक है। तो गंगा हो या फिर यमुना हो या फिर कोई सी नदी हो, ये सारी की सारी नदियां जो है वो लहरें बन के कहाँ गिरती जाके, सागर में, ये सारे मनुष्यों को पता है, उदय शंकर भट्ट। नेक्स्ट है कब तक पुकारूं,
कब तक पुकारूं, आपको बताना है कि ये जो है किसका है, रांगे राघव। राघव किसको बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं। तो इंसान कोई बहुत दुखी है, वो कह रहा भगवान जी कब तक पुकारूं राघव, मैं कब तक पुकारूं, अब तो मेरी पुकार सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट है सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा आपको बताना है कि ये जो है किसका है। देखो सती मैया का चौरा, ठीक है, मैया मतलब देखें वैष्णो देवी जाते हैं ना, वैष्णो देवी में अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वहां से भैरव बाबा का मंदिर है, ठीक है, वहां पर भी हमें जाना होता है, उससे ऊपर है तो भैरव प्रसाद, ठीक है, कि भैरव बाबा का प्रसाद भी लेना जरूरी है, तभी सती मैया यानी कि वैष्णो देवी वैष्णो मैया की यात्रा जो है पूरी होगी। तो सती मैया का चौरा, भैरव प्रसाद गुप्त, ऐसे आप इसे थोड़ा बहुत बीच आंसर, ज्यादा कुछ फालतू की कहानी में नहीं बनानी है, उसी में से पकड़ना है। ठीक है, सती मैया वैष्णो मैया इस तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पे भैरव प्रसाद यानी कि भैरव जी का प्रसाद भी लेना वहां से जरूरी है। नेक्स्ट है गुनाहों के देवता, आपको बताना है गुनाहों के देवता। देखो भाई गुनाह इंसान करता है, हम देखते हैं ना रेड लाइट क्रॉस कर दिया, कुछ भी यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, कोई भी गुनाह कर देते हैं तो हम इंसान की नजरों में बच सकते हैं, है ना, सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं और अपने संविधान से बच सकते हैं, लेकिन धर्म से नहीं बच सकते। धर्म में हमें जितने भी हमने गुनाह किया, ठीक है, तो उसकी हमें सजा मिलती है, इसलिए हमें जो भी हमें हमेशा सदकर्म करने चाहिए। धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता। ठीक है, नेक्स्ट है अजय की डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है इस तरीके से नहीं पूछा जाता, हमेशा इस प्रश्न को मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है, ये पूछा जाता है कि इसमें विधा क्या है। ठीक है, विधा, क्योंकि अजय की डायरी तो लोगों को लगता है कि डायरी विधा है, जो है गद्य का पाठ, लेकिन ये उपन्यास है। ठीक है, डायरी के रूप में लिखा हुआ उपन्यास ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये अजय की डायरी यही उपन्यास है। ठीक है, तो ये किसका है आपको बताना है, डॉक्टर विनय कुंवर नारायण, ठीक है, या फिर आपको बताना है कि देवराज या फिर नरेश मेहता, तो ये देवराज का है। ठीक है, नेक्स्ट काले फूल का पौधा, भाई काले फूल एक है, काले फूल का पौधा आपको बताना है। भाई काले फूल लगते हैं लाल पीले नीले, ये तो हमने सबने देखे हैं, लाल फूल देखा, पीला फूल देखा, सफेद फूल देखा, नीला, है ना, लेकिन भाई काला भी फूल आता है, ऐसा कौन सा पौधा है हमें भी देखना है। ठीक है, ऐसे करके हम याद रखेंगे, क्योंकि काला फूल तो एकदम सुंदर होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा एकदम, कि भाई लाल पीले तो सबने देखे, वो फूल हमें चाहिए, ऐसा पौधा, है ना, वो पौधा हम देखेंगे, उससे फूल लेकर आएंगे और उस फूल को हम कहाँ चढ़ाएंगे, लक्ष्मी नारायण पर। कहाँ चढ़ाएंगे, लक्ष्मी नारायण पर। उम्मीद है कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उससे आपको याद हो रहे होंगे, एक दो बार आप देख लेंगे वीडियो तो आपको पूरे क्वेश्चन याद, जब भी ये प्रश्न आपके सामने आएंगे और आप हमेशा आंसर पे पहुंच जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखने पर आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं तैयारी कर रही थी मेरे सामने बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं याद कर रही हूँ, पूरे पूरे दिन याद कर रही हूँ, मुझे रचना याद नहीं हो रही थी। तो मैंने ये तरीका जो था, ये जो ट्रिक थी, मैंने खुद इस चीज को मैंने फील किया कि क्यों ना मैं इन प्रश्नों में ही अपने आंसर को छिपा दूं, जैसे प्रश्नों से नकल मार लो एक तरीके से, ऐसे कह सकते हो। तो काले फूल का पौधा, पौधा ले जाके फूल, ऐसे पौधे को हमें भी देखना है, उस फूल को हम कहाँ चढ़ाएंगे, लक्ष्मी नारायण पर। जब हमारे सामने ऑप्शन होते हैं, देखो एग्जाम जो है सब हम सबको पता है कि कैसा पेपर होता है, एमसीक्यू पेपर होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे और एग्जाम में क्रैक करना है। वहां पर ऐसे टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे, चाहे किसी स्टेट का हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो या फिर एनबीएस हो, वहां पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई आप रिटन एग्जाम लिख के दो, ये करो। जब आप सिलेक्शन पालो उसके बाद तो वहां आपको इसे नहीं, आपको बस टिक लगाना है, आंसर आपका सही होना चाहिए और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको तो बस सिलेक्शन चाहिए ना, तो बस आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है, तो बस किसी तरीके से हो हमें आंसर याद हो जाए। तो काले फूल यानी कि ऐसा पौधा चाहिए जहाँ पे काले फूल आते हैं, और वो फूल लेकर हम कहाँ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में चढ़ाएंगे। आधा गाँव, ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, आधा गाँव। देखो गांव में आपने देखा, ज्यादातर गांव जो आपने सुना होगा या देखा होगा, या गांव में आप रहते हैं, ज्यादातर गांव में क्या होते हैं, आधा गांव एक तरफ होता है, आधा गांव पार्टी बंदी होती है ज्यादातर गांव में। ठीक है, तो यहाँ पर एक राही, राही किसको बोलते हैं, जो राह पे चलता हो, है, एक व्यक्ति जो जा रहा है रास्ते में, वो राही है। ठीक है, अक्सर लोग पहले के समय में, अब तो सब लोग अपने अपने साधन खुद लेके चलते हैं, पानी की बोतल हो या कुछ भी हो, या परचेज कर लेते हैं। पहले लोग क्या करते थे, जो रास्ते में लोग जाते लंबे लंबे सफर तय करते थे, तो वो पानी मांगते थे लोगों से पीने के लिए। तो आधा गांव जो था, ठीक है, एक तरफ था, एक राही, एक व्यक्ति गया राही, उसको प्यास लग रही थी पानी के लिए, और आधे गांव ने उसे पानी नहीं दिया। तो बेचारा बहुत मासूम, ठीक है, बेचारा इतना राही मासूम राजा, ठीक है, इतना मायूस हो गया, मासूम सा बेचारा राही, उसे प्यास लग रही थी लेकिन आधे गांव ने उसे पानी ही नहीं दिया। तो ये किसका, राही मासूम राजा, ये इनका है। आधा गांव ने उन्हें, राही एक राही व्यक्ति है जो राह पे जा रहा है, बेचारा बहुत ही मासूम सा था, उसे पानी तक नहीं दिया, क्योंकि लोगों जो है ना दूसरी पार्टी के लोग थे इस तरीके से। अब कुछ भी ऐसा थोड़ा सोच लीजिए इसको, आपको याद रहेगा, राही मासूम राजा आधा गांव। ठीक है, अलग अलग बैतरणी, आपको बताना है अलग अलग बैतरणी जो है ये किसकी रचना है, किसका उपन्यास। नेक्स्ट है हमारा पानी का प्राचीर, ये अलग अलग बैतरणी आपको बताना है आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, आज का होमवर्क है ये आपके लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2206 का प्रश्न आपको आंसर करना है। प्रश्न है हमारा अलग अलग वैतरणी, ठीक है। 207 यहाँ पर दिया गया, 206 का आंसर आपको करना है। प्रश्न है हमारा अलग अलग वैतरणी। पानी की प्राचीर, आपको बताना है पानी की प्राचीर जो है वो किसकी रचना है। ये है आपके रामदरस मिश्र जी की, ठीक है। नेक्स्ट है बलचनमा। बलचनमा आपको बताना है ये किसका है। बलचनमा ये आपके नागार्जुन जी का है, ठीक है। मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, ठीक है। मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, अभी बताया था कब तक पुकारूं, भगवान राघव अब तो मेरी सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर मुर्दों के टीला, एक जैसे कोई व्यक्ति मुर्दों के टीले पर चिल्लाएगा तो भाई कौन सुनेगा, है ना। कब तक पुकारूं मुर्दों के टीले, मुर्दे के टीले मुर्दा थोड़ा ना सुन लेगा। तो कब तक पुकारूं मुर्दों का टीला, एक साथ कनेक्ट रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। कब तक पुकारूं राघव मेरी सुन लो, और उसी से कनेक्ट कर लो कि भाई कब तक पुकारूं, मुर्दों के टीले पर चिल्ला रहे हो तो मुर्दे थोड़ा ना बोलते हैं, ठीक है। तो मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं रंगे राघव जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंह सेनापति। सिंह सेनापति, भाई जो सिंह होगा उसी को सेनापति बना दो, जो भाई शेरों के जैसा होगा उसी को सेनापति, पूरी सेना को कमांड देगा भाई, कोई कोई उसे पराजित नहीं कर सकता है। तो हमें भी अपने मन को सिंह की तरह बनाना है, उसी को सेनापति बनाने की बस इस बार विजय हासिल करनी ही है और अपनी एक सीट कंफर्म करनी है किसी भी हाल में। तो ये है आपके राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रलेखा। चित्रलेखा आपको बताना है, तो चित्रलेखा हमने चित्र लिखा है किसका, भगवती जी का, ठीक है। चित्र हमने भगवती जी का बना के रखा है, जहां हम पढ़ते हैं भगवती जी का चित्र बना लिया है कि भगवती अब तो आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है, ठीक है। भगवती का चित्र बना लिया है और सब कुछ समर्पण कर दिया भगवती के चरणों में, ठीक है। भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है दिव्या। दिव्या आपको बताना है, दिव्या जो है वो कह रही है यस मुझे सब याद हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपका नाम दिव्या है, तो दिव्या कह रही यस मुझे सब याद हो रहा है, ठीक है। यस मुझे सब याद हो रहा है, ठीक है। दिव्या यशपाल, ठीक है। नेक्स्ट है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे आपको बताना है, ये जो है शतरंज के मोहरे अमृत, जो भाई शतरंज के मोहरे गिनना जानता है, चालें सारी उसके पास जो है शतरंज के मोहरे सब कुछ पलट देगा, बाजी पलट देगा। शतरंज के मोहरे हमारे पास हैं और ऐसा हमने कर लिया है तो अमृत हो जाएगा, अमृत लाल नागर, ठीक है। अमृत लाल नागर। नेक्स्ट है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख आपको बताना है कि चारुचंद्र लेख जो है वो किसका है, ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में मन स्तुत्व के आधार पर अपने उपन्यासों के व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन है, आपको अपना आंसर बताना है। तो ये इलाचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट है किस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि बंबई के पास जो मछुआरे हैं, बंबई कहाँ समुद्र, ठीक है। तो वहाँ मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनके जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो अब बंबई के पास क्या है बताइए आप। मुंबई के पास हम बीच पे जाते हैं तो समुद्र है ना, तो समुद्र है, सागर है, सागर है, सागर में लहरें आती हैं और मनुष्य वहां बैठकर क्या करते हैं, मछुआरे बन जाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। बहुत आसान है, एकदम याद रहेगा आपको कि सागर में लहरें आती हैं और मनुष्य उस लहरों में से क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरे बन जाते हैं। तो मुंबई जो है बीच पर, मुंबई के पास क्या है, मछुआरे, भाई समुद्र है, सागर है, तो मछुआरे बहुत ही आसान है, एक बार में याद हो जाएगा। पत्थर अल पत्थर आपको बताना है किसका उपन्यास है, पत्थर अल पत्थर, आपको अपना टिक लगाना है, आंसर कौन है, ये उपेंद्र नाथ अस्क। भाई अस्क मत बनाओ, अस्क मतलब आंसू मत बनाओ, जो पत्थर होगा उस पर आंसू बहाने का क्या फायदा, जिसके जो हमारी भावनाओं को समझे, जो हमारी फीलिंग को समझे, उसके सामने अस्क बहाने का, आंसू बहाने का मतलब है, जो पत्थर हो उसके सामने आंसू बहाने का क्या मतलब है ना, वो तो समझेगा ही, उसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। तो पत्थर अल पत्थर, उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र अस्क मत बहाओ क्योंकि उसके पास तो क्या है, हृदय नहीं है, पत्थर है वो, पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट है वैशाली की नगर बधू। वैशाली की नगर बधू, ये आपको यूट्यूब पे बहुत कहानी भी मिल जाएगी कि वैशाली की नगर बधू जो है किस प्रकार का, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। आपको अगर इसकी समरी भी आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको कई जगह मिल जाएगी। अच्छा उपन्यास है, आपको बताना है कि ये उपन्यास जो है, ठीक है, किस लेखक का है। वैशाली की नगर बधू, देखो वैशाली की नगर वधू, वो जो नगर वधू है वो नगर वधू है पूरे के पूरे नगर की, ऐसे कौन करता है, कोई चतुर होगा, ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट मुक्तिबोध उपन्यास, मुक्तिबोध एक राइटर का भी नाम है, ठीक है, और यहाँ मुक्तिबोध उपन्यास की बात हो रही है, मुक्तिबोध राइटर नहीं उपन्यास है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये जैनेन्द्र का है, ठीक है। मुक्ति चाहिए तो मैं जैनेन्द्र, जैनेन्द्र जो इंद्रियों पर, जैनेन्द्र जो अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेगा वही मुक्ति, उसी को मुक्ति मिलेगी। हरवंश राय बच्चन ने 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको मिला था पद्म भूषण।